आजादी की चाह में मिटे देश के लाल, आजादी की चाह में मिटे देश के लाल, तब जाकर ऊंचा हुआ भारत माँ का भार। कल ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और आज का ये एपिसोड था। नमस्कार दोस्तों, मैं गाजियाबाद से कवित्री नंदिनी श्रीवास्तव आज फिर आप सबके बीच अपने कार्यक्रम आपके बात नंदिनी के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ। और वैसे तो हर मेहमान हर एपिसोड अपने आप में खास होता है, पर आज का एपिसोड और आज के हमारे 3 मेहमान बहुत खास इसलिए हैं क्योंकि ये उस देश में वहां की धरती पर रह करके हिंदी में सृजन कर रहे हैं। हिंदी के उत्थान उसके प्रचार प्रसार के प्रति प्रयासरत हैं। हिंदी में कार्यक्रम कर रहे हैं, गोष्ठियां करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, हिंदी में पत्रिकाएं निकालते हैं, वेबिनार करते हैं। उस देश की धरती पे जिस देश ने 200 लगभग 200 वर्षों तक हम हिंदुस्तानियों पर राज की, तो ये अपने आप में सब एक हस्ताक्षर है हिंदी साहित्य के। हिंदी कवि हैं, हिंदी उपन्यासकार हैं, हिंदी लघु कथाकार है, हिंदी गजलकार है, हिंदी कहानीकार। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं अपने तीनों मेहमानों का। और मैं बारी बारी से सबको बुलाती थी। हमारे आज के जो प्रथम मेहमान हैं वो है डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं और पिछले 21 वर्षों से ग्रेट ब्रिटेन में एक आंखों के डॉक्टर की तरह, आई सर्जन की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। अजय जी गजल कहते हैं, कहते हैं, नज्म लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और 2001 से वर्ष 2001 से यूके में होने वाले मुशायरों और कवि सम्मेलनों में शिरकत कर रहे हैं। आज फेसबुक खोलते वक्त एक और गुण अजय जी का मुझे पता चला कि वो एक बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, कूची भी चलाते हैं कलम के साथ साथ। तो मैं स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन हो रहे अपने इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय जी। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत 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 शुक्रिया नंदिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी अपडेट चैनल का और प्रवीण कौशिक जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि वो मुझे इसका मौका दिए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम को चलाने का मौका मिला। मैं इसकी मेजबान बनी और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मैं हर एपिसोड में जुड़ रही हूँ। आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो आशीष मिश्रा जी हैं। आशीष मिश्रा जी की जड़ उत्तर प्रदेश से है। उनके शिक्षा दीक्षा, जैसा कि मुझे पता है, वो दिल्ली से प्राप्त हुई है और वो लंदन में पिछले 11-12 वर्षों से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की तरह कार्यरत। आशीष जी कवि हैं, कहानीकार हैं, दोनों की भूमिका में सक्षम है, कवि हृदय हैं, भावुक हैं। अपनी कविताओं के लिए भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। इनकी एक किताब प्रकाशित हो चुकी है जिसके बारे में आशीष जी आपको खुद बताएंगे। एक किताब पर ये कार्य कर रहे हैं और बाकी की जानकारियां आशीष जी अपने बारे में खुद देंगे। फिलहाल मैं आशीष जी का अपने इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। आशीष जी आपका माइक अनम्यूट है, माइक अनम्यूट है आपका। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी आवाज पहुंच रही है? अजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मेरे पास आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल साफ। आशीष जी को शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, क्या उनके कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है? हेलो आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे ख्याल से वक्त ये चाहता है कि सिर्फ आप और मैं बात करें, वो सिर्फ अपनी नहीं। शक्ल दिखाएं।
और चलिए आशीष जी स्क्रीन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो संभाल लेंगे इस जिम्मेदारी को भी। और आज के हमारे जो तीसरे मेहमान हैं और जो सबसे वरिष्ठ हैं आज के मेहमानों में, वो है पंजाब के जगरांव से आते हैं। इनकी शिक्षा दिल्ली से हुई, नौकरी बंबई में हुई और हिंदी का परचम इंग्लैंड जैसे देश में ये लहरा रहे हैं। तेजेंद्र शर्मा जी आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार हैं, जिनका लेखन भारत के बहुत से विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल है। मैं तेजेंद्र जी का अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रणाम तेजेंद्र। धन्यवाद नंदिनी, और आपके सारे श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। जी, और अब मैं संक्षिप्त का परिचय मैंने आप सबका दिया, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को, और इतने बड़े बड़े परिचय थे आपके, तो मुझे लगा कि वो आप खुद उससे खुद हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं तो अच्छा होगा। तो अजय जी अब अपना संक्षिप्त परिचय आप दीजिए और बारी बारी से उसके बाद फिर इस साक्षात्कार को आगे। जी नंदिनी जी, एक बार फिर बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं मैं, आपका और प्रवीण जी का ये मौका देने का कि हम अपने और देशवासियों से के साथ जुड़ सकें। जैसा आपने बताया कि मैं पेशे से आई सर्जन हूं और यहाँ आके मैंने कैम्ब्रिज में और बर्मिंघम में अपनी आगे की ट्रेनिंग की। तो एक जनरल आई सर्जरी के अलावा मैंने सुपर स्पेशलाइज किया फेस के कैंसर्स में और फेस की रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक सर्जरी में, वो मैं साथ साथ करता हूँ। और साथ में पढ़ने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है और लिखने की कोशिश करता हूँ। तेजेंद्र भाई, आशीष मिश्रा जैसे मार्गदर्शक मित्र मेरे यहाँ पे हैं, तो उनकी मेरे को सहायता मिलती रहती है जो मुझे ठीक रास्ते पे रखते हैं। और भी शौक है, मैं उत्सव लिमिटेड के नाम से एक कंपनी अपनी चलाता हूँ। हम लोग म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स करते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और बाकी एक आध बार कुछ थोड़ी सी पेंटिंग कर लेता हूँ जैसे आपने कहा। बहुत अच्छा, और बहुत सारी चीजों का समावेश है आपके व्यक्तित्व में, बहुत सारे गुणों का। अब आते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आशीष जी, मुझे लग रहा है आशीष जी को कुछ तकनीकी समस्या आई, तो क्या आज्ञा है आपका, इसको आगे बढ़ाया जाए सर? भाई ऐसा है कि शो मस्ट गो ऑन। जी 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 सर, आपका जब परिचय मांगा मैंने, तो आपने जो पीडीएफ मुझे भेजी उसमें इतना सब कुछ था कि कितने पुरस्कार मिले, कितनी किताबें आई, किस किस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी कहानियां हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी उससे अपने दर्शकों को, श्रोताओं को रूबरू करा सकती हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा अगर अपने बारे में आप संक्षिप्त का परिचय हमारे श्रोताओं। बात ऐसी है कि अपने बारे में खुद कह पाना आसान नहीं होता, क्योंकि या तो इंसान ज्यादा कह जाता है या शर्म के मारे कुछ कहता ही नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तो जो करना था वो कर लिया। बस यही समझ लो कि मैं अचानक हिंदी के रास्ते में पहुंच गया। बचपन में पढ़ाई पंजाबी में और फिर अंग्रेजी में हुई। हिंदी स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ी नहीं थी, और घर में तो पंजाबी ही बोलते थे और बाहर अंग्रेजी बोलते थे। लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि मेरी पत्नी ने जब पीएचडी की तो मुझे काफी सारी हिंदी पढ़ने को मिली, और वो जो रास्ता था हिंदी का वो मैंने पकड़ लिया। तो लेखन, क्योंकि पिताजी लिखा करते थे उर्दू में पंजाबी में, तो वो में ही था, और रास्ता दिखाने वाली पत्नी मिल गई, तो मिला के कुछ ऐसा हो गया कि लेखन की चल पड़ी। मेरी पढ़ाई जो है वो सारी नौकरी के साथ हुई।
मैं बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था सुबह, जी, और इवनिंग क्लासेस में बीए ऑनर्स इंग्लिश किया और फिर एमए इंग्लिश किया। उसके बाद एयर इंडिया में नौकरी की। तो जो ज्यादातर हिंदी के लेखक हैं वो इंडियन हैं, और जी। मैं एयर इंडियन था। तो जी। एयर इंडियन होने की वजह से मुझे थोड़ी अलग दुनिया दिखाई देती थी। तो जी। मेरे लेखन में भी जो दुनिया दिखाई देती है वो शुरू से ही थोड़ी अलग सी होती भिन्न। है, कुछ एयरलाइन से जुड़ी होती हैं। फिर हालात ऐसे बने कि मुझे भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ा, और भारत जी। छोड़ के मैं लंदन आ गया। तो जो जी। हिंदी की अलख हमने वहां जलाई थी, पत्नी की जी। मृत्यु के बाद इंदु शर्मा कथा सम्मान बॉम्बे में शुरू किया था, 5 साल वहां जी। दिया। जी। जी। तो जी। यहाँ आके फिर उसको कंटिन्यू किया, और कथा यूके के जी। माध्यम से यहाँ हिंदी के कार्यक्रम करते हैं। और पुरवाई नाम से एक पत्रिका चलाते हैं जो एक ब्रिज का काम करती है यहाँ और जी। भारत के लेखकों के बीच। हमारी कोशिश जी। रहती जी। है कि हर तरह के लेखक उसमें जुड़े, कवि, गजलकार, लेख लिखने वाले। जी। तो मूलतः ये है कि भाई, जो अब देखो, अंग्रेजी की मेरी पहली किताब 43 साल पहले लिखी गई थी, तुम्हारी उम्र भी शायद इतनी होगी नहीं अभी। और जो हिंदी की पहली कहानी थी वो 40 साल पहले लिखी थी। तो इस बीच काफी कहानियां लिखी गई, कई किताबें आई, और मैंने तो किताबें लिखी, फिर मेरे ऊपर किताबें लिखी गई, तो जी। उनकी संख्या मेरी लिखी हुई किताबों से भी ज्यादा है। तो इस तरह से अब वो लगता है कि मेरी पहचान हिंदी है। जी। आज अगर कहा जाए तो मैं अगर हिंदी से नहीं जुड़ा हूं तो मैं कुछ नहीं हूं। बस हिंदी ने मुझे एक पूरे विश्व के पटल पर एक ऐसी पहचान दी है कि जहां जाता हूं प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, और अजय त्रिपाठी जैसा भाई इतनी इज्जत करने वाला। तो ये सब हिंदी की देन है, और आज हिंदी की वजह से हम आपके टेलीविजन चैनल पे बैठ के बतिया रहे हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो बस जी, ये है बिल्कुल। छोटी सी बहुत यात्रा। सारी छोटी सी तो नहीं है, यात्रा बहुत विस्तृत है, पर हमारे पास जो वक्त है वो बहुत सीमित है। तो विस्तृत बातों को सीमित वक्त में लाने की कला है आपके अंदर। तो ये यात्रा आपकी अनवरत जारी रहे, यही मेरी दुआ है। आशीष जी, आज आशीष जी वो धूप छांव की तरह है। अभी वो अभी दिखे तो थे, फिर वो। अभी तो हाँ, वो दोबारा लगने की कोशिश, वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। जी। जी। जी, दो आईडी। जी, एक प्रश्न। आशीष जी, आप आ गए। आपको मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। आवाज मेरी हेलो आवाज आ रही है? आप लोगों की टूटी फूटी आवाज आ रही है। आशीष मेरी जी, आवाज आ रही है कि बहुत नहीं? बहुत। जी, अब आ रही है। और मैं इतनी लंबी कसीदे मैंने आपकी तारीफ में पढ़ गई थी मैं, और सोच लीजिए कि मैंने पढ़ दिया है। अब आपका मैं सीधे सीधे स्वागत करती हूँ, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे श्रोता, हमारे दर्शक आपसे ही आपका परिचय जानना चाहते हैं। संक्षिप्त में अपना परिचय। जी धन्यवाद। बहुत ही टूटी फूटी आवाज आ रही है मेरे तक। मुझे ये समझ में आया कि आप मेरा अभिवादन कर रही हैं, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी आवाज जी। आ रही है या कुछ इसमें जी, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। समस्या है? आप बोलिए, आशीष, बोलिए आप। तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, तुम चिंता मत करो, बोलते जाओ। उसको नहीं पहुंच सर, गुरु के रहते हुए शिष्य कैसे चिंतित हो सकता है? गुरु को पहले बस चिंतनीय होना चाहिए। आ जाओ बस। तो तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इसमें, और यहाँ पे दर्शक जनों के लिए जैसा कि आपने बताया, मैं यहाँ यूके में लगभग 11-12 वर्षों से रह रहा हूँ, और मेरा सरोकार, मेरा रोजगार जो है वो अंग्रेजी के माध्यम से चलता है, यूं कहूँगा। और जो मेरा साहित्य सरोकार है, जो साहित्य संस्कार है, जिससे हृदय आनंदित होता है, वो हिंदी के माध्यम से चलता है।
और और इसके बाद इससे पहले जब मैं भारत में था तो मेरी मुझे जहाँ तक याद है मैं 8वीं या 8-9 सालों का था, तब से मैं दिल्ली में ही रहा हूँ। तो मेरी सारी स्कूली शिक्षा और आगे की जो भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी मैंने कॉलेज वगैरह में शिक्षा प्राप्त करी वो दिल्ली से ही प्राप्त करी है, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से। और हिंदी से सरोकार मेरे घर में हिंदी का माहौल था, इसलिए मैंने हिंदी मेरे ऊपर आई, मैं यूं कहूँगा। मेरी जो अम्मा थी, दादी थी, वो घर में उनकी पूरी एक लाइब्रेरी थी और अच्छा। सुबह पहले तो 3 घंटे वो रामायण रामचरितमानस का पाठ करती थी। और तो इस तरह से एक हिंदी का मेरे यहाँ रश्मि रथी को पूजा जाता था। मुझे याद है रामचरितमानस और रश्मि रथी एक ही जगह रखी होती थी। तो इस तरह से हिंदी का माहौल था मेरे यहाँ और उससे मैं सीखता चला गया। कभी मैंने बहुत समय 12वीं क्लास के बाद मैंने पुरानी दिल्ली की दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये दिल्ली पुस्तकालय में बिताया। वहां पे मैंने काफी किताबें पढ़ी, बहुत सारी कहानियां पढ़ी। और बाद में मैंने जाके 2004-05 के आसपास में तेजेंद्र सर को भी वहां पे कुछ मैंने पढ़ा उनकी किसी टिका में। लेकिन मिला मैं यहाँ पर आके, वो भी काफी बाद मिला मैं उनसे। खैर जैसा भविष्य ने संजो रखा था। जी जी आशीष जी, और प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न आप तीनों से, और इसकी शुरुआत अजय जी इसका उत्तर देते हुए चलते हैं कि अभी कल ही हमने जो है अपना 74वां स्वाधीनता दिवस मनाया, और जैसा कि जग विदित है कि ये स्वाधीनता हमें अंग्रेजों से मिली 200 वर्षों के संघर्ष के बाद। तो उसी धरती पर रह करके हिंदी के वर्चस्व को स्थापित करना, लिखना, उस पर कार्य करना, कार्यक्रम करना, सृजन करना, हिंदी के उत्थान के लिए कार्य करना कितना चुनौतीपूर्ण है या कितना आसान? मेरे लिए दोनों ही बातें शायद इसमें हैं। आसान इसलिए है कि इस भाषा से, इस जुबान से हम अपने बचपन से जुड़े हुए हैं। मुश्किल इसलिए है कि माहौल, जैसा कि आपने सही कहा, माहौल अलग तरह का है। लेकिन मेरे ख्याल से ये व्यक्ति विशेष पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है। हम लोग अपने घर में बोलचाल की भाषा हमारी हिंदुस्तानी भाषा है, बच्चों के साथ भी उसी में बात करते हैं। ठीक है, बाहर जब काम पे जाते हैं तो बोलना पड़ता है, अंग्रेजी में बोलना पड़ता है। मेरा अपना विचार ये है कि भाषा को जिंदा रखने के लिए उसको लगातार आने वाली पीढ़ियों पे भी उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो हम लोग घर में बोलते रहे तो बच्चे भी सीख गए, बच्चे भी बहुत अच्छा बोलते हैं। कुछ ये खुशकिस्मती रही कि आसपास मित्र कुछ हमें मिल गए जो बड़ी अच्छी तरह हिंदी से जुड़े हुए थे, मार्गदर्शक मिल गए, जैसे तेजेंद्र भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत सहारा हमें दिया। पत्नी भी जो मेरे साथ हैं वो हिंदी में बड़ी रुचि रखती हैं, उनको भी साहित्य से बहुत लगाव है, तो हम लोग पढ़ते बहुत हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रही और लोगों से जुड़ते रहे तो एक चीज़ आगे चलती रही। सर आप भी इस पे कुछ प्रकाश डालिए। मुझे कहा हाँ क्या है कि मेरे अंदर एक उत्सव धर्मी हमेशा जिंदा रहता है। मैं हर चीज में से एक उत्सव निकालने की कोशिश करता हूँ, और यही मैंने किया 1995 में जब इंदु का निधन हुआ। तो मैंने गम में डूबने की बजाय उसे अपनी ताकत बनाया और इंदु शर्मा कथा सम्मान की स्थापना बॉम्बे में कर दी। और 5 साल तक हम ये पुरस्कार 40 वर्ष से छोटे लोगों को भारत में दिया करते थे। और उस प्रोग्राम के जो हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्षों की जो सूची है उसमें धर्मवीर भारती, पुष्पा भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह और मनोहर श्याम जोशी और गोविंद मिश्र, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित और कन्हैया लाल नंदन,
ज्ञान जी। रंजन, ये सब हमारे गेस्ट होते थे। और पहले साल जब प्रोग्राम हुआ तो लोग पूछते थे कि भाई वहां जाओगे, और जब 5वां साल था तो कहा करते थे वहां तो मिलेंगे ही। तो ये हाँ। यात्रा थी उन 5 सालों की कि भाई इतना एस्टेब्लिश हो गया था। और हमारे कार्यक्रमों की एक विशेषता ये थी कि बड़े साहित्यकार, बड़े नाम भी आके ऑडियंस में बैठते थे। जैसे अगर मंच पर अगर बैठना है कन्हैया लाल नंदन और राजेंद्र यादव ने, तो गुलजार और धर्मवीर भारती ऑडियंस में बैठे हुए हैं। तो ये एक नया हमने चरित्र बनाया हिंदी समाज का कि ईगो क्लैश नहीं है कि मैं ऊपर नहीं बैठा तो मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा। इस ईगो से लोगों को मुक्ति दिलाई। जब हम लंदन आए तो हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, तो हमने ये शुरू किया कि मंच पे कोई बैठेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक तो लोग कम है हिंदी वाले। अगर आपकी अटेंडेंस 100 लोगों की है, अगर 10 मंच पे बैठ गए तो ऑडियंस में से 10 लोग निकल गए ना, तो हॉल 10 सीटें खाली हो गया। तो हमने ये किया कि मंच पे कोई नहीं बैठेगा, जिसको जाके बोलना है उठेगा नीचे से, ऊपर जाके बोलेगा और बात करके आ जाएगा। फिर हम इसको ले गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। उन दिनों एक हिंदी अधिकारी थे राकेश दुबे, उनके जरिए हम लॉर्ड किंग से मिले। तो लॉर्ड किंग से हमने कहा कि हम ये हिंदी का प्रोग्राम ब्रिटेन की संसद में करना चाहते हैं। लॉर्ड किंग ब्रॉम्विच से थे, जो अजय त्रिपाठी के बर्मिंघम के बहुत नजदीक है, तो वहीं के थे वो लॉर्ड, और वो पंजाबी थे। लॉर्ड तरसेम सिंह किंग उनका नाम था। अब तो वो रहे नहीं, लेकिन हिंदी को ब्रिटेन की संसद में ले जाने का पहला कदम लॉर्ड किंग ने हमारे साथ उठाया और हम हिंदी को वहां ले गए। तो उसके बाद जितने भी ये कार्यक्रम थे वहीं होते रहे, पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। फिर हमारे एमपी थे टोनी मैकनल्टी, तो उन्होंने कहा नाउ इट शुड कम क्लोजर टू द रियल सीट ऑफ पावर। लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अब हाउस ऑफ कॉमन्स में चले गए। तो ये तो था उत्सव धर्मिता था कि हमने जो कार्यक्रम किए, कथा यूके के जरिए हमने कथा गोष्ठियां की। और हमने ये देखा कि जब हम यहाँ आए थे तो उस साल तक 1998 तक किसी भी ब्रिटिश हिंदी लेखक का अपना कहानी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। कविता संग्रह थे, लेकिन कहानी संग्रह किसी का नहीं था। तो हमने गोष्ठियों के जरिए कथा साहित्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हाई कमीशन का बहुत योगदान मिला हमेशा, नेहरू सेंटर का बहुत योगदान मिला। नेहरू सेंटर ने तो फाइनेंशियल हेल्प भी की कई बार हमारी। तो लेखन और आयोजन दोनों चीजें साथ साथ चलती गई। मैंने किसी एक को दूसरे पे हावी नहीं होने दिया, और नौकरी भी करता रहा। और नौकरी मेरी बड़ी अलग थी। जब आया था तो बीबीसी में न्यूज रीडर था, और बाद में मैंने सब छोड़ छाड़ के रेलगाड़ी चलानी शुरू कर दी। तो मैंने कहा जब रेलगाड़ी पटरी पे चलेगी तो मेरे साहित्य की रेलगाड़ी भी पटरी पे चलती रहेगी। तो दोनों पटरियां साथ साथ चलती रहेगी। आशीष जी आपके पास आते हैं और एक अलग सवाल के साथ आते हैं कि आप, जहां तक मैंने आपको देखा है, अच्छा संचालन करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, भावपूर्ण कविताओं का सृजन करते हैं, और चूंकि युवा भी हैं, तो भारत में इतने इतने कार्यक्रम होते हैं, इतनी गोष्ठियां होती हैं, टीवी चैनल्स पे भी लोग जाते हैं, और आपको कहीं कहीं ये क्या कसक लगता है कि काश मैं अपने देश में होता तो ये जो चलन है, ये मंचों पे जाने का, गोष्ठियों में जाने का, टीवी पे जाकर के शिरकत करने का, ये प्रेम जो है, जो भारत में रह रहे कवियों को मिल रहा है, उससे हम कहीं न कहीं नंदिनी, तुम्हारी आवाज आनी बंद हो गई है। हेलो आशीष जी।
तुम्हारा पूरा सवाल हेलो, सुनाई नहीं आ दिया। रही है अब आवाज? अब शुरू हो गई है, दोबारा से पूछ लो। अच्छा, आशीष जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो आशीष जी, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं तो सुन पा रहा हूँ। अजय जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे पास आवाज साफ आ रही है। अजय जी, मुझे लग रहा है ना कि आशीष जी, के साथ कुछ मैं ये प्रॉब्लम है, कहूंगा कि तो आपको मैं समझ इसको पाना आगे। मुश्किल। हेलो हेलो आशीष जी, मुझे इतना सुनाई दिया कि आशीष कह रहा है कि आपको सुन पाना मुश्किल है। तो क्या आदेश है अजय जी, इसको आगे बढ़ाया जाए कार्यक्रम को? आशीष जी जब जुड़ेंगे तो फिर दूसरे सवालों में आ जाएंगे। अजय का टाइम बढ़ा हेलो, दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे तेजेंद्र भाई ने कहा कि हम लोग चालू रहते हैं, हाँ शो को चालू रखते हैं, और जब आशीष जी जुड़ पाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। आशीष जी, जब भी आपको मेरी आवाज सुनाई दे आप बीच में ही टोक दीजिएगा कि नंदिनी जी मैं सुन पा रहा हूँ। अजय जी एक सवाल आपसे कि आप हैं आंखों के डॉक्टर, और जो है वो तो औजारों का आप काम है। दोनों कंटिन्यू करो। मूक के रूप में आप लोगों को सुन रहा हूँ। जी आशीष, जी आशीष, आशीष जी कह रहे तो जी अजय जी आते हैं आपके पास, और जैसा कि जी, आप आंखों के डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का कार्य तो औजारों का होता है, औजारों का मामला है, और कविता दिल का मामला है। तो ये औजारों और दिल के मामले के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? मेरे ख्याल से बहुत आसान है ये बात, क्योंकि औजार तक पहुंचने से पहले एक सफर तय करना पड़ता है, जो कि आंखों में आंखें डाल के ही तय हो पाता है। और हमारा पेशा भी, हमारी सरकार भी यहाँ की हमें इस बात की आज्ञा देती है कि जो भी हसीन चेहरा हमारे सामने आए, पहले हम उसकी आंख में आंखें डाल के देखें, कुछ गुफ्तगू करें, उसके बाद आगे चलाएं बात। और ये भी इत्तेफाकन देखिए, लोग लेके आते हैं हसीन चेहरों को, आंखों में आंख डलवाते हैं, तो उसके फिर हमें पैसे भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो औजार तक पहुंचने से पहले का जो सफर है वही अपने आप में बहुत हसीन है, और वो इस चीज का इंस्पिरेशन दे सकता है कि आप कब क्या लिखते हैं। बिल्कुल सही बात। सर आपसे एक सवाल करना था मुझे, तेजेंद्र सर। जी जी, सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी, एक जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आपके जो विद्यालय की शिक्षा जो आपने दी, जो आपका कॉलेज एजुकेशन था वो पंजाब और दिल्ली से, पंजाब और दिल्ली से हुआ, तो पंजाबी भाषा और अंग्रेजी भाषा के मेल जोल से ये हुआ। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि कई सारे विश्वविद्यालयों में आपकी जो कहानियां हैं वो पाठ्यक्रम में, आपके ऊपर कुछ विद्यार्थियों ने शोध भी किया है, एमफिल भी किया है। तो ये मेरे श्रोतागण ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो आपकी लेखकीय यात्रा है वो यहाँ तक कैसे पहुंची कि आप शैलेंद्र के गीतों को भी जो पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, आपकी अपनी कहानियां भी पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो ये कैसे, ये यात्रा, इसका अनुभव साझा करें। बात ये नंदिनी कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने बताया कि मैं बैंक में नौकरी करता था। जी, तो उस हिसाब से मुझे जब इवनिंग क्लासेस में पढ़ना था तो कॉमर्स जी, और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए था तरीके से, जी, ताकि मैं बैंक में जी, आगे तरक्की कर सकूं। जी, मगर जी, वो क्या था कि भीतर कहीं कोई कलाकार मन था, और जी। हमारे एक दोस्त थे हरदीप सिंह, उनकी बहन थी हरजीत दीदी, उनका अच्छा, इन्फ्लुएंस भी रहा। वो खुद एमए अंग्रेजी में थी, तो उन्होंने जी, मुझे कहा तुम बीए इंग्लिश में करो। तो अच्छा, मैंने इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन कर ली। तो अच्छा, मैंने सेकंड ईयर में ही एक ऐसा आर्टिकल लिख मारा कि मेरे अध्यापक ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये इवनिंग क्लासेस का लड़का है।
क्योंकि मेरे आर्टिकल की पहली लाइन थी, मैं शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा था ओथेलो, तो मैंने लिखा ओथेलो इज अ ब्लडी फार्स। ये पहला सेंटेंस था, और मैं बीए ऑनर्स सेकंड ईयर इवनिंग क्लासेस का स्टूडेंट। तो मेरे कॉलेज के अंदर हंगामा हो गया इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और जब मैंने ये पेपर पढ़ा सब टीचर्स के सामने, तो हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर थे एनसी कंवर, उन्होंने कहा दिस इज ए वेरी क्लेवर पीस ऑफ राइटिंग। तो मैंने कहा कैसे सर? कहते तुमने पहले तय कर लिया है कि तुम्हारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, उसके लिए तुमने टेक्स्ट में से सामान निकाला है और अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है, और ये बड़ी क्लेवर पीस ऑफ राइटिंग है। तो यानी कि साहित्य में ओरिजिनल इंटरेस्ट जो था, कि मैं ये नहीं पढ़ता था कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं साहित्य के बारे में, मैं ये देखता था कि मैं क्या कहता हूं। और जब मैंने भारत छोड़ा, तब तक मेरे 3 कहानी संग्रह भारत में छप चुके थे, और वो वाणी प्रकाशन से छपे थे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मैं तो प्रवासी हुआ, मेरे वो 3 कहानी संग्रह भी प्रवासी हो गए क्योंकि मैं प्रवासी हो गया। जबकि वो 3 कहानी संग्रह भारत में रह के लिखे, भारत के ही प्रकाशक ने छापे, भारत के ही लोगों ने पढ़े, भारत की पत्रिकाओं में छपे, लेकिन वो बन गए प्रवासी। जब यहाँ आए, अच्छा एक तो ये था कि पहले भी मेरा विजन अलग था, मेरे थीम कभी जापान के होते थे, कभी मॉस्को के होते थे, कभी न्यूयॉर्क के, कभी लंदन के, क्योंकि वो जिंदगी में देखता था। जब इंग्लैंड में आके बसा, तो फिर मैंने अपने थीम्स में बदलाव लाने का डेफिनेट प्रयत्न किया, सोच समझ के। क्योंकि मैंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि मुझे ये शक है कि हिंदी के ब्रिटिश राइटर्स ने कभी किसी अंग्रेज का घर भीतर से देखा है? जब तक किसी अंग्रेज का घर भीतर से नहीं देखेंगे, तो उसके जीवन पर लिखेंगे कैसे? और अंग्रेज आदमी बहुत चालाक है, वो आपके तो घर आके करी खाता है, आपको पब में बुलाता है, कहता है कम आउट टू द पब, वी विल हैव डिनर। तो ये उसका एक बड़ा जबरदस्त स्टाइल है कि वो दोस्तियां घरेलू नहीं करता, दोस्तियां करता है, आपको बुलाएगा लंच के लिए, डिनर के लिए, पब में बुला लेगा, रेस्टोरेंट में बुला लेगा, लेकिन आपके घर का खाने खाने के लिए वो पूरे परिवार समेत आपके घर आ जाएगा। तो इस तरह के लोगों के साथ मिलके मेरे कुछ थीम बदले। फिर यहाँ कुछ ऐसे लोगों से पहचान बढ़ी, जैसे हमारी कथा यूके की संरक्षक हैं आदरणीय ज़किया ज़ुबैरी जी। उन्होंने मेरे लेखन को इतने सारे थीम दे दिए कि मैं शायद हिंदी का एक खास लेखक होऊंगा जिसने कम से कम 8 से 10 कहानियां मुस्लिम थीम पे लिखी है, कि हिंदी का लेखक मुस्लिम थीम पे लिखने से डरता है। मगर कब्र का मुनाफा लेके और तरकीब और जाने कितनी कहानियां हैं, इवन संदिग्ध जो भी इंडिया टुडे में छपी, वो ज़किया जी से मिलके ऐसी बातचीत होती थी, वो तो बात करके चली जाती थी, लेकिन वो मेरे पास एक ऐसी खलबली छोड़ जाती थी कि वो 2 महीने बाद कहानी बन जाती थी। तो वो कई बार कहा करती थी, जब आपसे बात करती हूँ तो पता ही नहीं चलता आप सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप तो पूरी कहानी लिख देते हैं। तो मैंने कहा जी बस ये अच्छे लेखक की यही है कि वो सुनता कहीं और है, देखता कहीं और है, लिखता कहीं और है। तो ये यात्रा थी जो भारत और विदेश और फिर ब्रिटेन, इन 3 जगहों के थीम जब जुड़े तो तेजेंद्र शर्मा का कंप्लीट लेखन बना, अलग अलग जगह के अलग अलग अनुभवों से। जी आशीष जी जुड़ गए हैं, मुझे दिख रहे हैं। हेलो आशीष जी, आप ठीक है सर? जी मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। एक्चुअली क्या है आशीष जी, ये कृष्ण कन्हैया चाहते थे कि आप उनके साथ बैठ करके साक्षात्कार में शामिल हों। जब आप यहाँ आए तो देखिए नेटवर्क भी आपको है। हेलो, मुझे आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है।
आपको सर नहीं कोई भी नहीं समझ सकता, समझ पा रहा हूँ मैं। कोई भी नहीं समझ सकता। ये मेरे ख्याल है उसको सुनाई नहीं दे मेरी रहा। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है ही कांत। ना? नहीं, वो कह रहे हैं आपको समझ पाना बहुत टूटी फूटी आवाज आ रही है, प्रश्न कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, की पूरी बात मैं समझ पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन करो अजय जी और तेजेंद्र सर से, दैट्स फाइन। नहीं, कैरी ऑन। आशीष जी, टेक्स्ट बॉक्स में आपके लिए एडवाइस आई है प्रवीण जी की तरफ से कि आप एक बार हेडफोन हटा के बात करके देखिए, शायद बेहतर हो। हेलो, अब आवाज आ रही है आशीष? हेलो, हाँ आशीष जी, हेलो। जी बोलो, नंदिनी जी आप बोलिए। आशीष जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? चलिए, लग रहा है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप लोग कैरी ऑन करो प्रोग्राम, आप स्क्रीन पे प्रोग्राम को आगे, लेकिन आप स्क्रीन पे बने रहिए। सक्रिय रूप से आऊंगा, ठीक है, ऑन करो आज। आप स्क्रीन पे बने रहिए, जैसे ये सेटअप 4K स्क्रीन पर है, तो आप बने रहिए स्क्रीन। हेलो आशीष जी, मुझे लग रहा है सुन नहीं पा रहे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अजय जी के पास। जी अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लिखना कब शुरू किया, किन कवियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए आप, जीवन की कुछ ऐसी घटना जिसने आपको प्रभावित किया, जिसकी वजह से एक डॉक्टर लिखने कवि बन गया। कविताएं कैसे लिखते हैं, सुकांत कविताएं होती और सुकांत कविताएं, और यहाँ तक कि साहित्यिक यात्रा कैसी है? देखिए, लिखना कब से शुरू किया, इसका तो सही जवाब तो ये है कि मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ लिखना। जो आपके और अतिथिगण आज हमारे साथ हैं, ये इस मामले में बहुत मुझसे आगे हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, दूर रहकर भी, पास रहकर भी। जैसे मैंने पहले बताया, मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक रहा और मैंने बहुत लोगों को पढ़ा, और मेरा अपना विचार ये है कि किसी की भी लिखी हुई चीज पढ़नी बहुत जरूरी है कि वो आपको हर सूरत में कुछ ना कुछ सिखाती है। या तो ये सिखाती है कि कैसे लिखा जाए, या ये भी कभी कभी सिखाती है कि कैसे ना लिखा जाए। तो मेरे को ध्यान आता है कि शायद मैंने पहली बार जो चीज लिखी थी जब मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था, उस वक्त लिखना शुरू किया था, लेकिन वो एक मजाक के तौर पे लिखा जाता था, ऐसे ही कुछ तुकबंदी कर दी, कुछ हो गया। इत्तेफाकन यार दोस्तों को पसंद आने लगी तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की कोशिश की, तो मेडिकल कॉलेज के मैगजीन्स में थोड़ा बहुत आने लगा, छपने लगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से नियमित रूप से मैं कहूँगा कि मैं शायद 1994 के बाद मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद भी इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि जो लिखी हुई चीज़ है वो मैं किसी को दिखा सकूं या सुना सकूं। यहाँ इंग्लैंड में आने के बाद इन लोगों का, इसमें खास दो लोगों का मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, तेजेंद्र भाई साहब का, और यहाँ बर्मिंघम में डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और उसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं ये हिम्मत कर सका कि मैं लिखूं। जहां तक आपने ये पूछा कि कौन ऐसे लिखने वाले रहे हैं जिनको मैंने बहुत पसंद किया, तो पढ़ा बहुत लोगों को, सारे मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर जो गुजरे हुए वक्त के लोग हैं और उसमें से अगर मैं कोई नाम लेना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि मुझे मिर्ज़ा गालिब साहब और मीर तकी मीर ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया।
और उसके बाद के दौर में फैज़ अहमद फराज, साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी, शकील, बशीर बद्र, निदा फाजली, शैलेंद्र जी, और आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में तेजेंद्र जी बैठे हैं, आशीष जी, इसके अलावा हिंदुस्तान में कुंवर बेचैन, राजेश रेड्डी, विज्ञान व्रत भी अपने आप में मेरी समझ में बड़ी अच्छी छोटी भैर की गजल लिखते हैं, बहुत गजल। और एक और बहुत ऐसी शख्सियत जिनको मैं बड़े दिल से सम्मान करता हूं, उदय प्रताप सिंह जी। उदय प्रताप सिंह जी की लिखी हुई चीजों से भी मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और एक हमारे बर्मिंघम में भी मित्र हैं परवेज मुजफ्फर, वो भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। मैं क्या लिखता हूँ, मुझे शौक तो है आमतौर से गजल लिखने का, लेकिन मैं कभी कभी नज्म भी लिखता हूँ, कविता पे भी प्रयास किया है, दोनों तरह की लिखने की कोशिश की है। तुकांत भी लिखी है और मुक्त छंद की भी लिखी है, लेकिन ज्यादा मुझे शौक गजल या नज्म लिखने का ही है। आशिफ जी, आवाज आ रही है? आशिफ जी, आशिफ जी मुझे पता है कि वो स्क्रीन पे हैं। हेलो आशिफ जी। मैं चौथे फ्रेम में अपनी उपस्थिति रखूंगा, आप लोग कंटिन्यू करो प्लीज। नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं प्रश्न पूछूं आपसे? नंदिनी, आपकी आवाज उसको नहीं जा रही है, वो प्रश्न ही तो नहीं सुन पा रहा। हम लोगों की आवाज उसको नहीं जा रही है। बहुत ज्यादा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा। नंदिनी जी की सबसे ज्यादा ब्रेक हो रही है, उनको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ उनके वाक्यांश को। तेजेंद्र सर, आप आशीष जी से पूछिए, कहिए कि वो, मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि उनके घर से जो लिंक लैंग्वेज है वो क्या है? आशीष, क्या मेरी आवाज थोड़ी सी पहुंच रही है तुम तक? आशीष, कैन यू हियर मी अ लिटिल? आशीष, सुन पा रहा हूं मैं। हाँ आशीष, ये पूछा जा रहा है आपसे कि आपके घर में किस भाषा में बातचीत की जाती है? आप अपने परिवार में, आपकी लिंक लैंग्वेज क्या है? किस भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं? हिंदी, दो राय नहीं, पूरी तरह से हिंदी होती है। बच्चे चूंकि यहाँ के परिवेश में रह रहे हैं, तो बिल्कुल 100% उन इंग्लिश से दूर रखना वो गलत ही होगा। तो वो मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चों के साथ मैं 100% हिंदी में रहता हूँ, लेकिन घर में 100% हिंदी का ही परिवेश रहता है। जैसा देश वैसा भेष, थोड़ा थोड़ा सम्मिश्रण होना चाहिए हर चीज का। हिंदी हृदय में है, और मेरी कोशिश रहती है कि हिंदी की जो गहन मात्राएं हैं, भावों की जो विशेषता है, उसको कभी कभी मैं बच्चों को समझाता हूं जितना वो समझ सके। मुश्किल होता है उन्हें समझाना, तो एक लेवल तक ही रखता हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में। अब थोड़े बच्चे छोटे भी हैं, लेकिन फैमिली में धर्मपत्नी के साथ पूरी हिंदी में हमारी बातचीत और हमारा घर का परिवेश। हेलो आशीष जी। हेलो तेजेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है? नंदिनी, आपको आशीष से जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं उस तक पहुंचाऊंगा। आशीष जी को मैं फिर किसी और फ्रेम में बुलाऊंगी, और इस तरह आशीष जी उपस्थिति अपनी दर्ज किए रहे यहाँ पे, और मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। और एक सवाल लेकर के मैं आती हूँ अजय जी के पास कि अजय जी, ब्रिटेन में हिंदी शिक्षा की स्थिति क्या है? क्या वहाँ के बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन हिंदी में दी जाती है? मेरे ख्याल से इस
सवाल का ये जो आपने तीर चलाया है, इसको झेलने की ज्यादा क्षमता मेरे बड़े भाई तेजेंद्र शर्मा जी में है, जो कि इस तरह की चीजों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। मैं तो बेचारा गरीब आई सर्जन हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि यहाँ पे जैसे बच्चों की हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता होती रहती हैं, उसमें उनको एनकरेज किया जाता है, और बाकी उत्सव जितने भी होते हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो उनकी छुट्टियों के दौरान बहुत अच्छे अच्छे हिंदी के प्रोग्राम उनके लिए आयोजित करती हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में इसकी क्या स्थिति है, मेरे ख्याल से तेजेंद्र भाई से बेहतर नहीं बताया जा सकता और किसी के द्वारा। तो तेजेंद्र भाई आप बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो नंदिनी ऐसा है कि 1980-85 तक ब्रिटेन के स्कूलों में ओ लेवल और ए लेवल में हिंदी पढ़ाई जाती थी। ओ लेवल और ए लेवल का मतलब है 10वीं और 12वीं। लेकिन चॉइस होती थी कि आप चाहे तो हिंदी पढ़ लें, चाहे तो फ्रेंच पढ़ लें, चाहे तो जर्मन पढ़ लें। अब क्या था कि ब्रिटेन में ज्यादा संख्या पंजाबियों और गुजरातियों की है, तो वो लोग ये सोचते थे कि हिंदी पढ़ के बच्चे की करियर तो कोई बनने वाला नहीं है, तो वो हिंदी की जगह बच्चों को फ्रेंच या जर्मन लेके दे देते थे। तो हुआ ये कि क्लास में टीचर तो है मगर विद्यार्थी नहीं है, तो एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी भाषा क्यों पढ़ाएं जिसे पढ़ाने के लिए टीचर है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। फिर एक नया फॉर्मूला बना, मदर टंग फॉर्मूला, मातृभाषा का। तो सबसे पूछा जाता था आपकी मातृभाषा क्या है। मातृभाषा पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, तमिल है। हिंदी मातृभाषा के लोग ब्रिटेन में माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी है, 1% भी नहीं होंगे। तो अब जब मातृभाषा हिंदी है नहीं तो वो हिंदी पढ़ाएंगे नहीं। तो आपको ऐसा मिलेगा कि बहुत जगह पे हॉस्पिटल्स में या रेलवेज में गुजराती और पंजाबी में तो लिखा हुआ मिल जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने कथा यूके के माध्यम से रेलवे के साथ तो पिछले 10 साल से मैं लड़ाई कर रहा हूँ कि हर स्टेशन पर हिंदी में बोर्ड लगे हों जहाँ इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं। और ऐसा आपकी बार कोविड-19 में हुआ कि कोविड-19 की जो ओवरग्राउंड ट्रेन्स हैं, हर स्टेशन पर हिंदी में भी यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ हिंदी के भी साथ में नोटिस थे। ऐसा हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हिंदी निकल गई स्कूलों से, तो फिर हिंदी पढ़ाने का काम पर्सनल लेवल पे शुरू हुआ। तो मंदिरों में क्लासें लगने लगी, प्राइवेट हॉल लेके वहां क्लासेस शुरू की गई। जैसे नॉटिंगम में जयवर्मा 30 साल तक हिंदी पढ़ाती रही। वेद मोहला थे जिनकी डेथ हो गई। आजकल यूके हिंदी समिति की सुरेखा चोपला है, जिनका आज सुबह प्रोग्राम था, जिसमें आपके प्रोग्राम से पहले मैं उसमें मौजूद था। उसमें आज बच्चे भाषण प्रतियोगिता कर रहे थे, तो क्योंकि मुझे यहाँ आना था तो वो प्रोग्राम छोड़ के आना पड़ा। तो ये चीजें चलती रहती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में एक ओ लेवल और ए लेवल का एग्जाम करती है हिंदी वालों का। वो हांगकांग, सिंगापुर, पूरी दुनिया में कहीं भी वो एग्जाम यहाँ होता है। और अरुणाजीत सरिया जो है वो हमारी जुड़ी हुई है, वो हेड एग्जामिनर है, पेपर भी तय करती है और वो बताती भी है कि और कौन लोग पेपर यूनिवर्सिटी का ये है। लेकिन जो हायर स्टडी है वो ऑक्सफोर्ड में भी होती है, वो कैम्ब्रिज में भी होती है, और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में भी होती है हायर स्टडीज के लिए। लेकिन जो स्कूली शिक्षा है अब वो जो है केवल निजी प्रयासों से हो रही है और मंदिरों की मदद से हो रही है। ऐसा।
अजय जी तो इस सवाल से बिल्कुल क्विट कर गए थे, तो जो है एक सवाल और है कि सर के इस एक्सप्लेनेशन के बाद कि बर्मिंघम में हिंदी की स्थिति लंदन से भिन्न है, अच्छी है, उससे लो स्टैंडर्ड की है, क्या है? देखिए, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। लंदन का एक एडवांटेज ये जरूर है कि जैसे दूर से ये समझा जाता है कि इंग्लैंड है तो फिर वो लंदन है, तो बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हमें तो आ रही है। हाँ, नंदिनी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो एक बार फिर से बोलिए, शुरू से बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई बहुत ज्यादा बुनियादी फर्क नहीं है वहां के माहौल में और बर्मिंघम के माहौल में, लेकिन एक चीज जो बहुत जाहिर है वो ये कि प्रोग्राम्स की संख्या बहुत ज्यादा है लंदन में, लोग ज्यादा हैं, तो और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, तो उस तरह से मदद मिल जाती है लोगों को प्रोग्राम करने की। बाहर से भी जो लोग आते हैं वो वक्त की कमी की वजह से या कोई और कारण हो, लंदन होके लौट जाते हैं। तो बर्मिंघम तक आने वाले लोगों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितने लंदन आते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हम खुली बाहों से उनका स्वागत करते हैं और कई बार उन मेहमानों को हम तेजेंद्र जी की मदद के द्वारा ही हम बर्मिंघम ला पाए हैं, तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा आभार है। लेकिन वैसे बुनियादी फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। जो बात तेजेंद्र जी ने कहा जो लंदन में लागू होती है वही बर्मिंघम में भी वही सिचुएशन है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक प्रश्न है तेजेंद्र सर से। जी बोलो बोलो, आ रही है नंदिनी जी। जी, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं ही पूछ लेता हूँ प्रश्न। सर, आपसे प्रश्न ये है कि मैंने पुरवाई में आपने राहुल देव जी का एक साक्षात्कार का संपादन किया था। हाँ। उसमें एक प्रश्न था आपका, वो ये था कि लोग इंग्लिश और उर्दू के कठिनतम से कठिनतम शब्द अपनी कविता में या कहीं भी उपयोग में लाने को तत्पर रहते हैं, लेकिन हिंदी के मौलिक या सरल से थोड़े कठिन शब्द से भी दूर भागते हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि ऐसा हो रहा है? अगर है तो क्यों? नंदिनी, मेरे से सवाल पूछा है आशीष ने, आप तक पहुंचा होगा, मैं जवाब दे दूं? अच्छा, नंदिनी तक आवाज नहीं जा रही है। एनी हाउ, हाँ, आशीष में बता रहा था कि ये एक सच है कि जब से कविता हिंदी में एक खास विचारधारा के दबाव में लिखी जा रही है तो उसमें हिंदी के तत्सम शब्दों का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है। अगर हिंदी के तत्सम शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उसे पुरातन कविता कह दिया जाता है और कहा जाता है ये आजकल की कविता नहीं है। जबकि अंग्रेजी जो है वो अपने आप में एक ऐसी भाषा है, वो ऑस्ट्रेलियन लिखता है, न्यूजीलैंड वाला लिखता है, भारत वाला लिखता है, इंग्लैंड वाला लिखता है, अमेरिका वाला लिखता है, सही शब्द लिखते हैं, सेम राइटिंग में कोई अलग चेंज नहीं होता। मगर हिंदी में ये हो जाता है कि अब देखिए, गजल लिखते हैं, क्या तमिल वाला जब गजल लिखता है तो कोई उर्दू का शब्द इस्तेमाल करता है? जब मराठी वाला मराठी में गजल लिखता है तो क्या उर्दू का शब्द इस्तेमाल करता है? मगर हिंदी वाला कभी भी हिंदी में गजल लिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे जब तक उर्दू के लफ्ज वो ना डाल दे उसको लगता है कि गजल बनी नहीं। तो ये जो घालमेल हो गया है ओवर ए पीरियड, ये ऐसा इस तरह से हो गया है कि हम लोग हिंदी में लिखना लगभग भूल चुके हैं। हम लोग हिंदुस्तानी जो जबान हमने डेवलप की है वो उसमें हम साहित्य रच रहे हैं।
अब सबसे बड़ी समस्या उन विद्यार्थियों को होती है जो रशिया में, फ्रांस में हिंदी सीख रहे हैं। वो आके भारत में कहता है मुझे आपसे वार्तालाप करना है, तो भारत का बच्चा उसकी तरफ देखता है कि ये कौन से ग्रह से आया है। वो कहता है क्या मैं आपके नेत्रों में देख सकता हूं? अरे आपके नेत्र कुछ लाल लग रहे हैं। अब वो उस बेचारे को नहीं पता कि नेत्र बदल गए हैं भारत में, क्योंकि उसने तो नेत्र पढ़ा है। तो ये समस्या है कि जो भाषा पढ़ाई जाती है उस भाषा में साहित्य नहीं लिखा जाता, और जो साहित्य में शब्द जोड़ लिए गए हैं वो हिंदी की पढ़ाई में नहीं जुड़े। तो हिंदी में ऐसा घालमेल हो गया है कि कुछ स्पष्ट नहीं है, और जिसके दिल में जो आ रहा है वो लिख रहा है। जी नंदिनी। जी आशीष। जी नंदिनी। जी ये सर, आशीष का सवाल था। अब मैं, हाँ आशीष जी का सवाल था। और अजय जी एक सवाल लेके, वैसे तो ये सवाल मैंने आपके लिए और आशीष के लिए, दोनों के लिए रखा था, लेकिन चूंकि अब जी आशीष जी तो असमर्थ हैं, मैं आपसे इस सवाल को रखती हूँ कि जैसे कि आपने भी बताया कि तेजिंदर शर्मा सर बहुत सक्रिय रहे, उन्होंने वहाँ पे ब्रिटेन में हिंदी के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया है। उनकी जो संस्था है कथा यूके, या और साहित्यकारों के बारे की संस्थाओं के बारे में जैसा कि मैंने जाना है, वहाँ की एक हिंदी समिति है, गीतांजलि है, वातायन है, काव्य रंग है, काव्य धारा है। तो इससे ब्रिटेन में हिंदी को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है इन संस्थाओं ने। तो जी और ये कार्यक्रम भी निरंतर आयोजित करते हैं, पुरस्कार देते हैं, जैसा कि जी मुझे मालूम है इसके बारे में। तो क्या आप इनमें से किसी एक से जुड़े हैं, या कुछ ऐसी संस्था खोलने की योजना है, या जैसा कि आप कहते हैं कि तेजेंद्र सर और बाकी लोगों ने आपके लिए एक ग्राउंड बनाया, तो आप अपनी पीछे की पीढ़ी के लिए क्या ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं? बड़ा अद्भुत और बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। जहां तक संस्थाओं से जुड़े होने की बात है, तो खुशकिस्मती मेरी है कि मैं तेजेंद्र भाई की कथा यूके के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, लंदन और बर्मिंघम में फासला है, हर प्रोग्राम अटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स मैंने इनके अटेंड किए हैं। ये जब अपनी कथा यूके, जब ये इंदु शर्मा सम्मान होता है, उसकी एक श्रृंखला यहाँ बर्मिंघम में भी आयोजित होती रही है, जिसको निरंतर मैंने अटेंड किया है। उसके अलावा गीतांजलि से जुड़ा हुआ हूँ। गीतांजलि क्योंकि हमारी लोकल है, यहाँ बर्मिंघम में है, तो वहाँ आना जाना और संस्थाओं के मुकाबले शायद थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन तो भी इतना रेगुलर नहीं है। वातायन से भी थोड़ा बहुत संपर्क है, हिंदी समिति के साथ भी है। जहां तक मेरा अपना है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो जो मैंने आपको बताया कि उत्सव लिमिटेड जो मेरी कंपनी है, उसमें अब तक मैंने मेनली म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स किए हैं और कुछ प्लेज प्रोड्यूस किए हैं। और अब बड़ी ये हसरत थी, और लगभग मैं फाइनल कर चुका था, तेजेंद्र भाई से मेरी बात भी हो चुकी थी कि हम यहाँ एक बड़ा अच्छे स्तर का कवि सम्मेलन करना चाहते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो चीज रुक गई है। लेकिन बड़े स्तर पे भले ही हमने कंपनी के साथ ना किया हो, लेकिन मैं अपने घर में देश में जितने भी दूर दूर से लोग जो आ सकते हैं, लंदन से, मैनचेस्टर से, वेल्स से, मैं अपने घर बुलाता हूँ, गोष्ठी करता हूँ। तेजेंद्र भाई भी हमारे मेहमान बने हैं कई बार। तो ये एक प्रयास जो है वो हमेशा चलता रहेगा, और जब कोविड-19 खत्म होता है तो वो अगले प्रोग्राम की रूपरेखा मेरे दिमाग में बिल्कुल है। और ये जो दो महानुभाव आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इन दोनों का इसमें बहुत सक्रिय काम होने वाला है। चलिए बहुत अच्छा। और होना भी ये चाहिए कि आप जब भी जाएं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी को एक धरातल सौंप करके जाएं कि वो हिंदी के लिए कुछ करें, उसमें पढ़ें, लिखें, सीखें। और अगला सवाल सर से करना चाहूंगी मैं, आप भी जवाब दीजिएगा अजय जी, तेजेंद्र सर का, कि जब आपको प्रवासी साहित्यकार कहा जाता है तो कैसा महसूस? देखो ऐसा है कि जितने भी
खांचे या कंपार्टमेंट साहित्य में बने हैं, वो सब उन लोगों ने बनवाए हैं कहकर। दलितों ने कहा कि दलित साहित्य अलग है, नारी विमर्श के लिए बाकायदा दबाव पड़ा, पहाड़ी साहित्य कहा गया कि हम तो अलग किस्म के लोग हैं, हमारी अलग भाषा है जी। और फिर ये भी कहा गया कि नहीं भाई, भोजपुरी जो है वो तो अपने आप में एक संपूर्ण भाषा है, उसके साहित्य को एक अलग खांचा मिलना चाहिए। प्रवासी एक अकेला ऐसा आदमी है जिसपे ये शब्द थोपा गया है, क्योंकि कभी नहीं कहा हमने कि हम प्रवासी हैं। हमें बताया गया कि तेजेंद्र शर्मा, तुमने अब भारत छोड़ दिया, तुम्हारा लिखा हुआ जो था वो भी अब प्रवासी हो गया, तुम भी प्रवासी हो गए, अब से तुम प्रवासी लेखक हो। हम में से कोई भी व्यक्ति, चाहे हम तीनों जो आज यहाँ मौजूद हैं या जितने भी अन्य कहानीकार हैं, कवि हैं, गजलकार हैं, कोई भी सुबह उठ के नहा धो के बैठ के कंप्यूटर पे ये नहीं कहता आज मैं एक प्रवासी कहानी लिखूंगा, आज मैं एक प्रवासी गजल लिखूंगा। हम लोग तो सीधे सीधे हिंदी भाषा में अपनी रचना लिखते हैं और हम वैसी भारत की ही पत्रिका को छपने के लिए भेज देते हैं। तो हमने कभी नहीं कहा कि हम प्रवासी हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आप जबरदस्ती मार मार के हमें कह देंगे कि आप प्रवासी हैं, तो मरता क्या ना करता हम कहेंगे जी अच्छा है, अब क्या करें। लेकिन हुआ ये कि अचानक जब विश्वविद्यालयों ने हम पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो हमें भी मजा आना शुरू हो गया। हमने कहा यार ये तो अच्छा है, क्योंकि देखिए चाहे कोई बहुत बढ़िया लेखक है चाहे कम बढ़िया लेखक है, वो कोर्स में तो आ जाएगा ना, क्योंकि प्रवासी है। तो जब प्रवासी का पेपर ही अलग हो जाएगा तो सबको जगह मिल जाएगी। अगर यही लोग भारत में लिख रहे होते तो इनको किसी भी यूनिवर्सिटी ने देखना नहीं था, पाठ्यक्रम में रखना तो बहुत दूर की बात थी। तो हमने कहा यार देखो, जब ये मजा मिल रहा है तो ले लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम बहुत देर तक लड़े, हमने बहुत दिनों तक ये बात कही कि हिंदी के अलावा कहीं कोई प्रवासी लेखन नहीं है, ना अंग्रेजी में है, ना फ्रेंच में है, ना जर्मन में है, कहीं कोई मानता नहीं है प्रवासी साहित्य। उर्दू वाले भी उसे उर्दू लिटरेचर कहते हैं, दे डोंट से कि ये प्रवासी उर्दू लिटरेचर है। लेकिन हिंदी ने क्योंकि खांचे बनाने की आदत है तो खट से बना दिया। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि जो लोग मॉरिशस में लिख रहे हैं वो उनकी 3वीं से 5वीं पीढ़ी है। अब उनको तो प्रवास का मतलब भी नहीं पता। वो तो गिरमिटिया जो मजदूर गए थे उनकी 4वीं-5वीं पीढ़ी है, जो वहीं पैदा हुई, वहीं पढ़ी, वहीं उनके दोस्त हैं, वहीं उन्होंने शादियां की हैं, वहीं उनके बच्चे रह रहे हैं। अब उनको आप कह रहे हैं कि प्रवासी हैं। भाई प्रवासी तो वो होगा जो प्रवास की पीड़ा सहेगा, चाहे वो पीड़ा खुद ले क्योंकि उसको इकोनॉमिक बेटरमेंट चाहिए, चाहे वो पीड़ा उसको कश्मीर के जो पंडित थे उनको जबरदस्ती प्रवास करना पड़ा, जो 1947 में बंटवारे के वक्त लोगों ने प्रवास किया, वो मजबूरी प्रवास था, उसका दर्द अलग है। मेरी कहानी पासपोर्ट का रंग में उस व्यक्ति के प्रवास की पीड़ा है जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता है, उनको भारत से निकालता है और फिर उसका बेटा उसे लंदन लाके कहता है कि चलो अब क्वीन की वफादारी की कसम खाओ कि मैं आज से क्वीन के प्रति वफादार रहूंगा। तो ये प्रवास की पीड़ा जो है ये केवल पहली पीढ़ी का प्रवासी ही समझ सकता है। लेकिन अगर मेरा बेटा कल को हिंदी का लेखक बनता है तो वो ब्रिटेन का हिंदी राइटर तो हो सकता है, लेकिन वो प्रवासी हिंदी लेखक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने प्रवास की पीड़ा नहीं सही है। तो ये फर्क है। हाँ जी, आशीष बोलना चाहेंगे कुछ इस पे? उनके चेहरे के भाव से पीड़ा झलक रही। नहीं, मुझे समझ में आया कि प्रवासी के ऊपर बात हो रही थी। तो प्रवासी
राम जी तपस्वी राजा राम बने, वो प्रवास में थे, प्रवासी राम नहीं बोलते हैं हम उन्हें। खैर, नीरज वर्मा जी हुए हैं। नीरज वर्मा जी की कहानियों को अकादमी अवार्ड्स मिले, और ऐसी कहानियों को जो कि जब वो प्रवास में 10 वर्षों तक तब मिली, उन्हें कभी प्रवासी साहित्यकार नहीं कहा गया। तो प्रवासी साहित्यकार कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये तो सो कॉल्ड हिंदुस्तान के कुछ जो हिंदी के साहित्य को जो मूल धारा के साहित्य मानते हैं और साहित्य में थोड़ा अंतर रखते हैं, ये व्याख्या करेंगे। वैसे तो प्रवासी शब्द का मतलब भारत में बहुत अलग है। बिहार अपने ही देश से, अपने ही देश के अंदर जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको बोल देते हैं वो वे प्रवासी मजदूर हैं, क्या गुजर, और वहां बोल दिया जाता है ये आप प्रवासी के नहीं है। अलग अलग इसमें मतांतर, तो किसको समझें किसको न। अगर वो साहित्य के लिए धारा में अपनी बूंदे गिरा रहा है तो वो एक तो सिर्फ गंगा से आई है और ये वाली यमुना से आई है, बूंद बूंद से मिल गई तो वो एक धारा बन गई। ये कहना था मुझे। मेरा यहाँ पे एक छोटा सा एक है ख्याल है जो शायद हो सकता है बुनियादी तौर पे गलत हो, लेकिन जो आशीष भाई ने कहा और तेजेंद्र भाई साहब ने कहा, बात बिल्कुल सच है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो लोग बाहर रह के लिखते हैं उनको मुख्य धारा से अलग कर देने का, पता नहीं षड्यंत्र कहूं या साजिश कहूं, उस तरह का कुछ खेल मेरे को लगता है। क्योंकि क्या वो ये समझते हैं कि जो हिंदुस्तान से बाहर रह के लिख रहा है वो उतना अच्छा नहीं लिख रहा कि यहाँ की मूल धारा का वो सदस्य बन सके। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आज के परिवेश में जितने कहानीकार हैं, मेरे ख्याल से तेजेंद्र भाई साहब किसी से कम नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में जाके वो इतने बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, और कितनी बड़ी संख्या में लोग उनको आके अटेंड करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो ये मुख्य धारा के लेखक हैं। ये प्रवासी लेखक क्या है, कौन है, ये इट्स ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। लोगों ने, जैसे उन्होंने कहा कि कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। जब हमें अलग निकालना चाहते हैं तो अलग निकाल देते हैं, जब हमें पास बुलाना चाहते हैं तो उस नाम से पास बुला लेते हैं। ये एक कसक है जो है, और मेरा तो निजी तौर पे मैं यही मानती हूँ कि साहित्य तो साहित्य है, उसका कोई विघटन नहीं है। एक प्रश्न और मैं सर से करती हूँ कि कथा यूके के माध्यम से हिंदी ब्रिटेन के संसद में पहुंच गई, आपको वहां की महारानी से पुरस्कार मिला, आशीष जी को भी पुरस्कार मिला, जैसा कि आशीष जी ने बताया। तो कितना कठिन और कितना चुनौतीपूर्ण होता है, फिर वही प्रश्न, कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है ब्रिटानी संसद में हिंदी को पहुंचाना। देखिए नंदिनी, क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तो अगर हमारी मंशा ये है कि हमें ये काम हिंदी के लिए करना है, तो वो काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। अगर हमारी मंशा ये है कि इसके जरिए हमने अपने आप को प्रमोट करना है, तो हमारी सोच बिल्कुल बदल जाती है। अब देखिए, हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें ब्रिटेन में जितने लोग लिख रहे हैं, हमने सबको इनवाइट किया कि आप यहाँ आइए, हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं, ये अपने आप में एक सम्मान की बात है। और गोवा की गवर्नर जो है मृदुला सिन्हा, वो हमारी मुख्य अतिथि थी और हाउस ऑफ कॉमन्स में हमने वो प्रोग्राम रखा था। तो कोशिश ये थी कि जितने हमारे साहित्यकार इस देश में हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए। तो हमने जब यहाँ हिंदी के लिए काम करना शुरू किया, गोष्ठियां की, तो हमने पहली किताब छपवाई गोष्ठियों में पढ़ी गई कहानियों की।
फिर किताब छपवाई कि जो भारत से अवार्ड विनर आते थे उनकी कहानियों की। फिर हमने किताब छपवाई अपने कथा यूके के माध्यम से, जो यहाँ उर्दू के लोग उर्दू की कहानियां लिख रहे हैं, हमने उनको हिंदी में ट्रांसलेट कराया और उनकी हिंदी की किताब छपवाई। फिर जो ब्रिटेन में लोग गजल लिख रहे हैं, उस समय जब हमने 2005-6 की बात होगी, तो जो लोग गजल लिख रहे थे उस समय, उन सब की गजलें लेके विश्व में हिंदी गजल करके अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और खाड़ी देश, उनकी किताब छपवाई। तो एक पूरा ट्रेडिशन बन गया और हमारा मुख्य उद्देश्य था काम करना। अब जब ब्रिटेन की महारानी ने हिंदी साहित्य को रेखांकित किया और जब मुझे वो सम्मान प्रिंस चार्ल्स ने दिया, तो सम्मान देते वक्त उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्या लिखते हो हिंदी में कि तुम यहाँ सम्मान लेने आए हो। उसको भी ये बात नहीं समझ में आई और उसने वहां करीब मेरे से 2 मिनट तक बातचीत की। जब आपको कोई सम्मान दे रहा हो, 2 मिनट बात करे, तो वो 2 मिनट इतने लंबे होते हैं, खत्म होने में नहीं आते, क्योंकि आपके बाद नेक्स्ट आदमी खड़ा होता है, वो सोच रहा था ये जाए तो मैं आगे बढ़ूं। तो मैंने जब उनको बताया कि मैं क्या लिखता हूं, तो वो बड़े खुश हुए। और जो साइटेशन था, वो कहता है तेजेंद्र शर्मा is made an MBE for his contribution to Hindi literature and through that creating community cohesion in the city of London. तो भाषा हिंदी जो है इतनी सक्षम हो गई है, ये सबसे बड़ी स्टैंप है कि हिंदी भाषा इतनी सक्षम हो गई है कि वो सामाजिक सौहार्द पैदा करने में सफल हो सकती है। ये ब्रिटेन की सरकार ने माना। तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि ये एक ऐसा दरवाजा खुला है, ऐसा खुल गया है कि अब हिंदी साहित्यकार जो ब्रिटेन के हैं, वो इस सम्मान की तरफ देख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को मिल सकता है, तो दैट मीन्स कि किसी को भी मिल सकता है। मुश्किल तो शुरुआत की होती है, अब शुरुआत हो गई है। तो हमें ये देखना होगा कि मैंने अपने लेखन में क्या डाला। जैसे आपने कहा और अजय ने कहा कि भाई हाँ, हम देख रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, मैं जानता हूं, तो यही जब लोग देख लेंगे और वो उसी तरह के काम करने करेंगे, तो जाहिर है कि 1, 2, 3, 4 कई लोग कतार से वहां पहुंचेंगे। तो दस्तक हमने दे दी, बाकी होगा। इसमें एक चीज मैं नंदिनी जी और कहूंगा, आगे के लोग तेजेंद्र जी ने बड़े बिल्कुल नपे तुले शब्दों में इस बात को बताया, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा जो मेरी समझ में एक बहुत बड़ा फर्क है तेजेंद्र भाई की राइटिंग में और जो और लोग लिखते हैं। हम में से ज्यादातर लिखने वाले अभी तक जो हैं अपने माजी में फंसे हुए हैं। हम यहां अगर लिखते भी हैं तो हम शायद लिखते वहीं का है, वही सोच है, वही है। तेजेंद्र भाई मेरे को अभी तक अकेले ऐसे राइटर मिले जो यहाँ का लिखते हैं, यहाँ रह के लिखते हैं और यहाँ का भी लिखते हैं और बखूबी लिखते हैं। अगर इन्होंने गंगा के ऊपर लिखा है तो इन्होंने रिवर थेम्स के ऊपर भी लिखा है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ के रहने वाले हैं और जो खास तौर से यंगर जनरेशन है, वो भी इनके साथ जुड़ने में बहुत ज्यादा अपने आप को समर्थ कर सकी। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। थैंक्स अजय। अजय जी, अगले सवाल को लेकर के आपके पास आती हूँ। अजय जी जी कि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत फल फूल रही है। अभी जैसे हमारे पिछले महीने, मैं नाम किसी का इंगित नहीं करूंगी, पिछले महीने बॉलीवुड के 2 बड़े कलाकार गुजर गए, तो उन दोनों के लिए कुछ लोगों ने, अलग अपोजिट कम्युनिटी के लोगों ने गलत बातें कही। अभी एक बहुत बड़े शायर हमारे बीच कुछ दिन पहले गुजरे,
उनके लिए भी लोगों ने शेर और कविता और गजल के माध्यम से गलत गलत बातों को प्रदर्शित किया सोशल मीडिया पे आकर। क्या ये गलत नहीं है? अगर हम लेखक हैं, अगर हम सृजनकार हैं, अगर हम कवि हैं, वो कवि जिसे महाकवि नीरज जी कह गए कि कवि होना मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है, तो हम उस अपने कवित्व की कला को अभिव्यक्ति के आजादी का कोट करके, शुगर कोट करके और करेला नीम कड़वाहट और नफरत ये जो हम सोशल मीडिया पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये जायज है? सही है या गलत है, कौन करेगा फैसला इसका? मैं इससे पहले कि अपनी बात को एक दूसरे तरह से रख पाऊं, मैं आपको दो लाइनें मैं आपको सुनाता हूं जो बहुत पहले मैंने कभी लिखा कि खून जख्मों से मेरे रिश्ता रहा, मैं मगर फिर भी यूं ही चलता रहा। उसने जो करना था वो उसने किया, मुझको जो करना था मैं करता रहा। अगर आप कोई भी पात्र ले लें जो पारदर्शी पात्र ना हो और उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, आप बाहर से उस पात्र में ये कल्पना नहीं कर सकती कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। अगर तांबे का जग है, उसमें पानी भी भरा हो सकता है, दूध भी भरा हो सकता है, उसमें मदिरा भी हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जब तक उस पात्र से उसे निकाला ना जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। आदमी आजकल ऐसा बन गया है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर देख के उसके अंदर क्या है आप नहीं बता सकते, और आदमी के अंदर से वही निकलेगा जो उसके अंदर है। अगर उसके विचार गलत हैं तो वो अच्छा कभी लिख नहीं सकता, और अगर उसके विचार अच्छे हैं तो वो गंदा लिखेगा नहीं। समाज में हमेशा हर तरह के लोग रहे हैं। ये फर्क जरूर है कि अब जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के नाम पर आजादी सबको हो गई है। सब लेखक भी बन गए हैं, सब किशोर कुमार और लता मंगेशकर भी बन गए हैं, और सब आलोचक भी बन गए हैं। सब के सब लोग ब्रेक न्यूज करते हैं। जब तक इस सोशल मीडिया का हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तब तक ये मिश्रण सही और गलत का तो मेरे ख्याल से तो ये एक लंबी पारी है जो चलेगी। जी बिल्कुल। और वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। मैं एक और सवाल तेजेंद्र सर से करती हूँ, उसके बाद आप दोनों की थोड़ी थोड़ी कविताएं हमारे श्रोता सुनेंगे। एक सवाल ये सर के यूके में आप हिंदी साहित्य का भविष्य कैसा देखते हैं? इसमें ये है, देखिए कि एक बात तो हमें समझनी होगी कि जो लोग पिछले 25 साल से यहाँ लिख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां लोग लिखना बंद कर देते हैं। कि जकिया जी, उषा राजे सक्सेना, दिव्या माथुर, कादम्बरी मेहरा, शैल अग्रवाल, ये सब 75 से ऊपर के लोग हो गए। तो अब इनसे ये एक्सपेक्ट करना, देखिए क्रिएटिविटी जो है ना, अगर आप देखें हिंदी के जो बेस्ट लेखक हैं वो 45 की उम्र तक अपना बेस्ट दे चुके थे। चाहे वो धर्मवीर भारती थे, कमलेश्वर थे, राजेंद्र यादव थे, निर्मल वर्मा थे, जितने भी लोग थे ये अपना बेस्ट दे चुके थे 45 से पहले, मोहन राकेश। तो अब हम देखते हैं आगे की पीढ़ी। प्रवासी जो साहित्य है वो डिपेंड करता है कैसा रॉ मटेरियल भारत से आ रहा है। अगर रॉ मटेरियल आईटी वाला है जो अंग्रेजी में पढ़ा है, डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो हिंदी भी लिखेंगे, वो तभी पॉसिबल है अगर वो भारत में हिंदी से जुड़े हुए हैं। हम जब भारत जाके वहां के बच्चों से हिंदी में बात करते हैं तो वो जवाब अंग्रेजी में देते हैं। हम और जकिया जी भोपाल गए थे, तो जकिया जी ने वहां बात की वहां के विद्यार्थियों से, तो उन्होंने पूछा आप किस भाषा में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा अवर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। वो 12 साल का बच्चा था भोपाल में, कहता अवर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो जकिया जी ने पूछा अंग्रेजी क्यों?
उसने कहा अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? ये भोपाल का 12 साल का बच्चा कह रहा था। तो हम डिपेंड करते हैं कौन लोग प्रवासी बन के ब्रिटेन में, अमेरिका में आ रहे हैं, तो वही लोग यहाँ आके लिखेंगे। तो जैसा रॉ मटेरियल आप भेजेंगी, ब्रिटेन में हिंदी का भविष्य वैसा ही होगा, क्योंकि हम पॉलिश कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को, आशीष को, आशुतोष को, ऋचा को, तिथि को हम मंच दे सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन भीतरी फायर तो उनके अंदर होनी चाहिए। अगर वो फायर लेके आएंगे तभी तो हम उसको एक प्रॉपर शेप दे पाएंगे। अगर उनमें फायर ही नहीं होगी तो आप सोच लीजिए भविष्य क्या होगा। बिना फायर के तो अंधकार ही होता है। देखिए, चलिए, और अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है ये कार्यक्रम, और तकनीकी जो दुर्बलताएं थी उसकी वजह से आशीष जी मतलब अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाए हम सबसे। और आशीष जी कुछ सुना सके आप तो, कुछ कविता, कि आप लोगों का 5-5 मिनट का काव्य पाठ भी हो जाए। तो आशीष को कहता हूँ, अजय जी मैं कहता हूँ, रुको आशीष, मेरी आवाज सुनो, क्या तुम कविता सुना सकते हो? आशीष 5 मिनट के लिए कोई कविता सुना सकते हो? आशीष 5 मिनट के लिए कविता पाठ कर सकते हो? कविता सुनाओगे आशीष? आशीष जी नहीं। चलिए अजय जी, आप कुछ सुनाइए, कोई गजल, कोई नज्म जो आपकी इच्छा हो, जो आपको सबसे पसंदीदा हो अपना। हाँ, यूं सोच के तो सुना पाना मुश्किल होगा कि पसंदीदा क्या है, लेकिन बात चल रही है तो एक दौर ऐसा आया था कि मुझे ये इस तरह का शौक हो गया था कि जो कहावतों पे बात होती है, जो कहावतें हम कहते हैं, और लेकिन कभी कभी तो शायद उनके सही मायने में अर्थ मुझे नहीं समझ आए, और या कभी कभी लगा कि वक्त के साथ साथ जो कहावतें वो हैं वो थोड़ी सी फर्क हो जानी चाहिए। समाज में अक्सर ये होता है कि कुछ खास मित्र होते हैं हमारे, जिनसे हम एक बहुत ही कोई निजी बात होती है, सुख की, दुख की, जो हम भरी सभा में आमतौर से नहीं कर सकते। कभी कभी हम अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए उन यारों दोस्तों से बात कर लेते हैं, तो लेकिन कभी कभी उसके बाद अचानक आपको ऐसा झटका मिलता है कि वो आपको पता चलता है कि वो तो नेशनल न्यूज बन गई है। वो बात, जो बात सिर्फ आपको पता थी और जो बात आपके सिर्फ मित्र को पता थी, वो कल सारे शहर को अगर पता है, तो फिर ये दिमाग में बात उठती है कि ये आखिर ऐसा कैसा हो गया। बताने वाले को तो पता होता है कि कैसा हो गया, कि जब सिर्फ मुझे पता है और अगर आपको ही पता है तो हम में से ही किसी ने बताया ये है। तो यहाँ पे बहुत पहले बचपन में सुनते थे कि भाई कोई भी अगर जोर से बात कर रहा हो तो कहते थे कि जरा धीरे आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इसका जन्म कुछ इस तरह से हुआ। तो मैं आपके सामने कुछ लाइनें पेश करता हूं कि किसने खोले राज हमारे पता नहीं। वाह वाह। किसने खोले राज हमारे पता नहीं, दीवारों के कान तो हैं पर जुबान नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि किसने खोले राज हमारे पता नहीं, दीवारों के कान तो हैं पर जुबान नहीं। अरे अपना ही होगा जिसने ये काम किया, गैरों को तो राज हमारे पता नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने खोले राज हमारे पता नहीं, दीवारों के कान तो हैं पर जुबान नहीं। अपना ही होगा जिसने ये दगा दिया, गैरों को तो राज हमारे पता नहीं। उसने तो इल्जाम हम ही पर लगा दिए, उसने तो इल्जाम हम ही पर लगा दिए, महफिल में हम चुप ही रहे,
कुछ कहा नहीं, कुछ कहा नहीं। हाँ, और जाने से पहले सब कर्जे अदा किए, जाने से पहले सब कर्जे अदा किए, लेना देना कोई किसी से रखा नहीं, और कर ले कोशिश कितनी भी तू यहां मगर। यहाँ ये मैं मक्ता पेश कर रहा हूं, मेरे लिखने का नाम वाकिफ है, तो अजय त्रिपाठी वाकिफ के नाम से लिखता हूं मैं, कि कर ले कोशिश कितनी भी तू यहां मगर, अब तक तो सुन वाकिफ से कुछ छुपा नहीं, कुछ छुपा नहीं। किसने खोले राज हमारे पता नहीं, दीवारों के कान तो हैं पर जुबान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। एक और गजल हो जाए, एक और गजल, कुछ शेर, कुछ अशार। हाँ, मैं सुनाता हूँ ये आपको, ये थोड़ा अभी हाल ही में लिखी है कि रियाया सांस लेना चाहती है। वाह वाह वाह। रियाया सांस लेना चाहती है, हुकूमत कब मगर ये मानती है। बढ़िया सवाल। रियाया सांस लेना चाहती है, हुकूमत कब मगर ये मानती है, हुई मुद्दत उसे यूं छटपटाते, कफस से अब निकलना चाहती है। भले भले दिखने में भोली लग रही हो, भले दिखने में भोली लग रही हो, मगर सयाद को पहचानती है, और कहां किसने छुपाया कब छुपाया, ये जनता है सभी कुछ जानती है। बढ़िया बढ़िया। और इससे तुम नाम न दो वलवले का, ये आंधी है न रुकना जानती है, न रुकना जानती है। और मुझे तुम चाल में ना यूं फंसाओ, मैं वाकिफ हूं ये दुनिया जानती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अजय जी। सर आप कुछ बहुत बहुत अच्छा। और देखो, ये है ना कि हम लोग जिस तरह वाह वाह कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदी समाज एक दूसरे के साहित्य के बारे में ऐसे ही वाह वाह करे। बिल्कुल तो सही बात। पंक्तियां लिखी हैं जी बिल्कुल, कि हर एक शख्स को है प्यार अपने नगमों से। वाह क्या बात है। हर एक शख्स को है प्यार अपने नगमों से, यहाँ किसी के लिए वह कौन कहता है। हर एक शख्स को है प्यार अपने नगमों से, यहाँ किसी के लिए वह कौन कहता है। वो शख्स जिसको गुमा है कि वो ही बेहतर है। वो शख्स जिसको गुमा है कि वो ही बेहतर है, हमेशा कांच के घर में ही बंद रहता है। क्या बात है, क्या बात, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा। हर एक शख्स को है प्यार अपने नगमों से, यहाँ किसी के लिए वह कौन कहता है। वो शख्स जिसको गुमा है कि वो ही बेहतर है, अकेला कांच के घर में ही बंद रहता है। कोई कहे मैं बाएं हाथ से ही लिखूंगा, कोई कहे मैं बाएं हाथ से ही लिखूंगा, मेरे सफ़ों पे तो मजदूर या किसान होंगे। कोई कहे मैं बाएं हाथ से ही लिखूंगा, मेरे सफ़ों पे तो मजदूर या किसान होंगे। मुझे तो भूख या गर्दिश से सिर्फ निस्बत है, जहां के दर्द मेरे हर्फ में आया होंगे। वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है, क्या बात है। कोई कहे मैं बाएं हाथ से ही लिखूंगा, मेरे सफ़ों पे तो मजदूर या किसान होंगे। मुझे तो भूख या गर्दिश से सिर्फ निस्बत है, जहां के दर्द मेरे हर्फ में आया होंगे। कोई है और भी जो प्रेम का पुजारी है। वाह, बहुत अच्छे। कोई है और भी, कोई है और भी जो प्रेम का पुजारी है, कहे कि चाह में उसकी सदा में गाऊंगा। कोई है और भी जो प्रेम का पुजारी है, कहे कि चाह में उसकी सदा में गाऊंगा। मेरा हबीब ही मेरा खुदा है सब जाने, उसी की याद में दिन रात में बिताऊंगा। क्या बात है। मेरा हबीब ही मेरा खुदा है सब जाने,
उसी की याद में दिन रात मैं बिताऊंगा। किसी को प्यार है कुदरत के हर नजारे से। जी। किसी को प्यार है कुदरत के हर नजारे से, जमी से, चांद से, सूरज से, हर सितारे से। कलम से उसके नई बात जब निकलती है, मचल के मिलती है हर मौज तब किनारे से। क्या बात है। कलम से उसकी नई बात जब निकलती है, मचल के मिलती है हर मौज तब किनारे से। आखिरी शेर है कि मैं ही मैं हूं, कि मैं ही मैं हूं, चलो सोच, कि मैं ही मैं हूं, चलो सोच ऐसी दफन करें। कि मैं ही मैं हूं, चलो सोच ऐसी दफन करें। हर एक को दाद मिले और कोई बात बने। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। चलो सोच ऐसी दफन करे, दुआ अच्छी, हर एक को दाद मिले और कोई बात बने। फिदा जो अपने पे होना हमारा छूटे तो, फिदा जो अपने पे होना हमारा छूटे तो, विवाद खत्म हो और आदमी की जात बने। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये एक चाह है एक कवि कि मेरी बिरादरी कुछ ऐसा सोचना शुरू करे तो अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो ये बिल्कुल सही बात है। आशीष जी तो गायब हो गए हैं, मुझे लग रहा है तकनीकी समस्याओं की वजह से। और जी, और कुछ और सुनाना चाहेंगे सर आप? आपके पास समय है तो कुछ एक आध चीज और सुना देते हैं, क्योंकि इन्होंने टेम्स और गंगा की बात की थी, तो टेम्स और गंगा की बात हाँ, करें। 1-2 मिनट का। हाँ, बस वही मैं कहना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी 4 मिनट है हमारे पास, तो आप 2 मिनट सुना दीजिए, 2 मिनट में मैं वाइंड अप कर दूं। तो कहते हैं टेम्स का पानी नहीं है स्वर्ग का द्वार। टेम्स का पानी नहीं है स्वर्ग का द्वार, यहाँ लगा है एक विचित्र माया बाजार। पानी है मटियाया, गोरे हैं लोगों के तन। पानी है मटियाया, गोरे हैं लोगों के तन, माया के मकर जाल में नहीं दिखाई देता मन। टेम्स कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में नहीं जगा पाती। हम तो पूछते हैं ना, गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। टेम्स कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में नहीं जगा पाती है। टेम्स बस है, टेम्स अपनी जगह बरकरार है, कहने को उसके आसपास कला और संस्कृति का संसार है। टेम्स कभी खाड़ी है तो कभी सागर है। टेम्स कभी खाड़ी है तो कभी सागर है। उसके प्रति लोगों के मन में न श्रद्धा है न आदर है। बाजार संस्कृति में नदियां नदियां ही रह जाती हैं। बाजार संस्कृति में नदियां नदियां ही रह जाती हैं, बनती है व्यापार का माध्यम, मां नहीं बन पाती। मां नहीं बन पाती, ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। क्या बात, क्या बात, मैं सच बताऊं, बहुत पसंद। क्या टेम्स दशकों शताब्दियों तक करती है गंगा पर राज, फिर सिकुड़ जाती है और ढूंढती रह जाती है अपना ताज। जी लगाने के कई साधन हैं टेम्स नदी के आसपास। जी लगाने के कई साधन हैं टेम्स नदी के आसपास। गंगा मैया में जी लगाता है हमारा अपना विश्वास। क्या बात है, बेहतरीन, ओहो, वाह 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 वाह, सब गंगा जी कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो गंगा मैया में जी लगाता है हमारा अपना विश्वास। तो आपके पास 2 मिनट है, अब वाइंड अप कर दीजिए। बहुत अच्छा। और सच में जैसे कि अजय जी ने कहा कि तेजेंद्र सर की कविताएं जो हैं वो भारत और ब्रिटेन दोनों की संस्कृतियों को जोड़ने में सेतु का कार्य करती हैं। तो यहाँ भी सराहे जाते हैं और वहाँ भी जो है, अगर संसद तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की प्रकृति है, वहाँ का, मैंने इनकी कविताएं पढ़ी हैं, इनकी कहानियां पढ़ी हैं, तो जो वहाँ की प्रकृति है, वहाँ का वातावरण है, वो सब उस दिखता है उसमें। और मैं बहुत शुक्रिया आप दोनों का करना चाहूंगी कि मेरे इस आमंत्रण पे आप आए यहाँ पे, हमारे दर्शकों से, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए
ये बातों का सिलसिला खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा है, पर समय की अपनी मर्यादा होती है। तो सब समय को ध्यान रखते हुए और अपने श्रोताओं से ये वादा करते हुए कि अगर ये कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ लॉकडाउन के बाद भी चला, तो एक एपिसोड में फिर ये तीनों कभी हमारे साथ आएंगे और बाकी के ये प्रश्न पत्र मैं बचा के रखूंगी और इससे इतर के प्रश्न, इससे अलग प्रश्न इनसे सामने रखे जाएंगे और फिर एक साक्षात्कार होगा, फिर ये आप बीती सुनी जाएगी कुछ छुए पल, कुछ अनछुए पल के साथ। आप सब अपना ध्यान रखिए, शासन और अनुशासन का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।